पेपर देख रहे हैं ना आप लोग, तो आपके ग्रुप में लोग जो जुड़ गए हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए तो पेपर वगैरह सब मिल जाया करेंगे आपको समय पे। तो क्वेश्चंस जो पड़े हुए हैं समझ में आ रहे हैं, डिस्कस हमने किए हैं यहाँ पर। करंट अफेयर्स की भी वो चीजें जो हमने यहाँ डिस्कस की है वो आप पेपर में देख रहे होंगे। और हम ऐसा क्यों पढ़ाते हैं उसका कारण भी समझ में आ रहा होगा प्रश्नों को देख के, कि पढ़ाने का स्टाइल ऐसा क्यों रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इसी प्रकार का एनालिसिस मांगती है। हर साल लोग असहमत होते हैं, कई सालों से असहमत होते आ रहे हैं। जब भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो पूरे साल जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक असहमत रहते हैं, वो सहमत हो ही नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, परीक्षा कुछ दूसरी चीज है। लेकिन जैसे ही पेपर आता है वो बोलते हैं यही तो है। तो फिर असहमति फिर शुरू हो जाएगी। अभी 15-20 दिन बाद फिर असहमति शुरू हो जाएगी। फिर अगले साल जब पेपर आएगा फिर लगेगा कि यही तो बात है। दरअसल हम उस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं जिसपे ये एग्जाम चलती है, उसके बदलने की भी खुशबू आ जाती है। एग्जाम अगर पैटर्न थोड़ा बहुत बदल रहा है या वो अपनी गति चेंज कर रहा है, दिशा बदल रहा है, तो वो भी हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, उसका कारण है कि रोजमर्रा की गतिविधियों पे नजर रखो और उसमें से निकालो कि कहाँ क्या हो सकता था। करंट अफेयर्स तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है करंट अफेयर्स में। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें जो है वो व्यवस्था के हाथ में है, वो देखना पड़ता है। पिता के हाथ में क्या होता है, पिता का क्या रोल होता है। फूफा जी की डेथ हो गई, वहां पिताजी का रोल नहीं है। फूफा जी की डेथ हो गई, उसमें पिताजी का रोल नहीं है। लेकिन बच्चे का परसेंटेज केवल 67% बना और उसकी ट्यूशन अगर लगा देते तो 90% बन जाता। इसमें पिताजी का रोल है। पिता का रोल किसमें है कि बच्चे का 60% बना, अगर ट्यूशन लग जाती तो शायद 80% 90% हो जाता। तो वो ट्यूशन लगा देते तो बात बन जाती। फूफा जी की डेथ हो गई, उसमें पिताजी क्या कर सकते हैं? पिताजी कुछ नहीं कर सकते। तो देश भर में जो घटनाएं होती है, प्रशासन क्या कर सकता है, वही प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी क्या कर सकती है, पॉलिटी का रोल कहाँ है। इसलिए बच्चों की शिक्षा, ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा सरकार का काम, स्वास्थ्य सरकार का काम, डिजास्टर मैनेजमेंट सरकार का काम, अगले 20-25 सालों में क्लीन एनर्जी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, सरकार का काम। तो जो सरकार के काम है, सरकार की पॉलिसी है, और जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, जो नेताओं के हाथ में है, उसके सवाल आते हैं। है समझ में? तो करंट अफेयर्स तो बहुत छोटा सा रह जाएगा, 10% करंट अफेयर्स काम का रहेगा, बाकी सब बेकार हो जाएगा। कुछ भी घटनाएं होती रहती है, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीजें बेकार की चीजें होती रहती है घटनाओं में, बहुत सारी चीजें बेकार की चीजें हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। उसको वो भी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सिली क्वेश्चंस है। तो सिली क्वेश्चंस फिर नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो अंतर निकाला जा सकता है, एकदम से समझा जा सकता है, पहले से पता लगाया जा सकता है कि कौन से सवाल आएंगे। ठीक है, इसलिए कमजोर वर्गों के सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया बार बार, SC ST के सवाल, दिव्यांग के सवाल, महिलाओं के सवाल, छोटे बच्चों के सवाल, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट। अगर कहीं बारात जा रही है, अगर कहीं कुछ हो रहा है, तो जवान आदमी के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। वयस्क आदमी जो 40 साल का है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोलेंगे कि नहीं उसमें बच्चों का क्या भाई, बच्चों के लिए कुछ खाना वाना रास्ते के लिए लिया कि नहीं, 12 घंटे का सफर है, 14 घंटे का सफर है, 24 घंटे का सफर है।
अच्छा, वो जो बुजुर्ग हैं वो घर पे रहेंगे तो उनकी केयर के लिए घर पे किसी को रखा कि नहीं? तो जब बारात जा रही हो तब किन चीजों के बारे में प्रश्न होंगे? कौन सी, जो समझदार आदमी वो किन किन चीजों की चिंता करेगा? इन चीजों की चिंता करेगा। आगे की सीटों पे महिलाओं को बिठाओ, आगे समझो, ठीक है। घर परिवार पर यदि कोई समझदार व्यक्ति ये नहीं है तो सीसीटीवी कैमरा लगाए कि नहीं, इस प्रकार की सुविधा है। कोई बीमार आदमी है तो किसी को सेवा के लिए रखा है कि नहीं, उस बीमार आदमी के लिए डॉक्टर को बताया कि नहीं कि हम, ये चीजें आते हैं। हमेशा कमजोर चीज का ख्याल रखा जाता है। आपको पता है कि एक टायर बार बार पंचर होता है और कमजोर भी हो गया और घिस गया, तो आप गाड़ी से उतर करके उसी टायर को सबसे पहले देखते हैं ना, बाकी के 3 टायर को थोड़ी देखते। आपको मालूम है हमेशा धोखा देता है, हमेशा पंचर होता है और वो कमजोर भी बहुत हो गया और मैकेनिक ने बोला भी है कि इसको बदलवा लो, लेकिन आपने नहीं बदला तो आप जब भी गाड़ी से उतरोगे किसको चेक करोगे? उसी को जाके चेक करो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पूरा अखबार भरा पड़ा है लेकिन मुश्किल से 4 या 5 न्यूज, 200 न्यूज में से 5 न्यूज काम किए हैं, बात खत्म, बाकी सब बेकार है। कई लोग जबरदस्ती उसको भी पढ़ते रहते हैं। तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को पढ़ो ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर तैयारी बहुत, यही स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क यही है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति की पेचीदगी वाली जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूछेंगे तो आईएएस में बच्चे घूम जाएंगे? नहीं, उसको पूछने से क्या क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्यों पूछेंगे उसको? यहां किसी को घुमाना नहीं है, आपसे सेवा करवानी है। तो आपके अंदर सेवा का भाव है कि नहीं, ये चेक करना है। आपकी दिमाग की पेचीदगी नहीं सॉल्व नहीं करवानी, कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करने की बात नहीं है। सरलतम चीजों को ठीक से कर पाओगे कि नहीं? हवाई जहाज उड़ा सकते हो नहीं, सड़क पे पैदल ठीक से चल पाओगे कि नहीं, ये बताओ। हवाई जहाज नहीं उड़ाना, सड़क पे पैदल ठीक से चल के बताओ। ये है सिविल सर्विसेज की। कॉम्प्लेक्स एग्जाम नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्सिटी को पूछता है। सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से प्रस्तुत करना, बहुत ही साधारण। असाधारण उत्तर वही है, ज्यादा साधारण होना ही असाधारण है, क्योंकि साधारण होना कठिन है, सरल होना सबसे कठिन काम है। इवोल्यूशन बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट बोलते हैं। मैंने आपको कहा भी था, बायो में जब बताया था तब हमने कहा था कि सबसे डेवलप्ड प्लांट कौन सा है? घास का पौधा, गेहूं का पौधा। गेहूं भी एक घास है जिसको हम खाते हैं। दुनिया में एक से एक सुंदर पौधे हैं, बहुत बड़े हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स जटिल फूल हैं, बहुत सुंदर, इतने रंग बिरंगे फूल हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं, न ही उनके फलों को हम खाते हैं। किसके फल से हमारा पेट भरता है? गेहूं के फल से। और गेहूं एक घास है, पोएसी, ग्रेमिनी फैमिली, सबसे विकसित पौधा है। और गेहूं के पौधे में कोई जटिलताएं हैं कि बहुत मोटा तना है या बहुत बड़ा पेड़ होता है या बहुत घनी घनी पत्तियां होती, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है, या फल जो है वो बहुत बड़ा होता है। फल भी साधारण है, तना भी साधारण है, जड़ भी साधारण है, हाइट भी साधारण है, हमारे कमर तक आता है बस। गेहूं का पौधा सबसे विकसित पौधा, दुनिया का सबसे विकसित पौधा, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। चावल का पौधा तो और छोटा होता है और कितना साधारण होता है, 2-4 पत्तियां दिखती रहती है और बीच में फ्रूट आ जाता है, बस बात खत्म। धान बोलते हैं। पेट भरने वाली चीजें, काम की चीजें हमेशा साधारण होंगी और साधारण होना ही कठिन काम है। ठीक है, तो यूपीएससी के एग्जाम बहुत साधारण,
कठिन नहीं है, बशर्ते आप साधारण दृष्टिकोण को समझते हो, साधारण तरीके से समझते हो और साधारण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। ये बहुत कठिन काम है। इसलिए हम जटिल चीजें पढ़ते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ते हैं, कठिन कठिन एक्रोनिम याद करते रहते हैं, कहीं नहीं आते, परीक्षा में आते ही नहीं है। वो आपको एकदम क्लर्क बनाने वाली, चपरासी बनाने वाली परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे, ऐसी चीजें वहां पूछी जाती। यहाँ तो सरलतम चीज पूछी जाती, सीधी सीधी बात की जाती है, 1 to 1। ठीक है ना? पेपर देखो आज के, समझ में आ जाएगा आपको। आज का पेपर देखो, मैसेज छुपे पड़े हैं उसमें। हर साल का पेपर देखो, तो पेपर के दिनों में रिलेवेंस हमारा पढ़ाने का समझ में आता है, बाकी दिनों में वो कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड करते हैं। YouTube पे मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक आदमी कुछ पढ़ा रहा था, तो वो रटने के लिए कुछ स्टोरी बनाई उसने। तो वो स्टोरी इतनी टफ थी कि अगर वो, तो इससे तो सीधा ही याद किया जा सकता है। इतनी घूमी फिरी स्टोरी, इतनी काल्पनिक स्टोरी थी कि वो तो उसके दिमाग की उपज है ना, दूसरा बच्चा कैसे याद रखेगा उसको? वो तो तुमने बना ली वो स्टोरी, वो तो तुमको याद रहेगी। क्योंकि हम जो जानते हैं उसमें घोड़ा दौड़ता है और उसका घोड़ा उड़ रहा था, ठीक है। कि घोड़ा उड़ता हुआ उधर से आया, ऐसी पता नहीं क्या स्टोरी थी। उसमें से फिर वो छोटे छोटे जो है निमोनिक्स निकाल रहा था और अपनी स्मृति को बढ़ाने के उपाय बता रहा था कि इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी आएगी। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, हर 10-15 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ शिक्षा में रिवॉल्यूशन हुआ होगा, नए कोई लोग आए होंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट आए होंगे, मैं पिछड़ जाऊंगा, मैं जरा देखूं, अपने आप को अपडेट करूं, तो मेरी हंसी निकल जाती। मतलब कोई दम वाली बात नहीं। निराशा हाथ लगती है, बहुत बुरी हालत है, कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जटिल चीज को आप सरल बनाने के लिए और जटिल उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स चीज है तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल दो ना, ताकि समझ में आए। आपका एग्जांपल उससे भी कॉम्प्लेक्स है, किससे है? जो सीधा याद किया जा सकता है, सीधा तैयार किया जा सकता है। ये खतरनाक चीज है, ये ट्रेंड है अभी पढ़ाने का, और लोगों को वो पसंद आता है कि उसने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दिया। तो इतना जटिल बात अगर आप समझ सकते हो तो मुझे लगता है कि सीधा ही पढ़ लेते तो ज्यादा समझ में आ जाता। तो बेसिक चीजें, दरअसल हमारे संविधान निर्माता और 1950, 60, 70 के जो लोग थे वो ज्यादा समझदार थे, ज्यादा चीजें जानते थे, उनमें ज्यादा समझ विकसित होती थी। अभी के जो कोर्स हैं, अभी के जो टीचर हैं, अभी के जो स्टूडेंट हैं, वो कई मामलों में उतना नहीं जानते जितना पुराने लोग अच्छे से सीख करके बता देते थे। तो अभी कौन विद्यार्थी जानते हैं? अभी वो विद्यार्थी जानते हैं जो स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के में लगे हुए हैं कहीं न कहीं। ऐसे विद्यार्थी ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन उनको भी सफलता तब मिलती है जब वो दिखावा ज्यादा करते हैं, इंग्लिश बहुत फराटे से बोल लेते हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट को, बहुत कठिन प्रोजेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, तभी जाकर के उनको सफलता मिलती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो, पॉलिटी हो, बहुत ही सिंपल सिद्धांत, सरल तरीके साफ साफ बताए गए। आपको उसको उसी भाषा में उसी तरह से लेना है, आपके उत्तर मिल जाएंगे। आज का सवाल, आज के पेपर में भी देखोगे तो वैसे सवाल मिलेंगे दिए में। हमने वो एनसीबीसी का बताया था आपको, पिछड़ा वर्ग का, कि वो पहले सांवैधिक निकाय था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और मोदी सरकार ने जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है?
वो आज प्रश्न है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में किया था ना हमने, संवैधानिक निकायों में चर्चा की थी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और कहा कि ये बाद में अभी दर्जा दिया गया है, तो उसी का कारण पूछ लिया। तो पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करने का उद्देश्य है, तो जहां जहां पे भी सरकार की इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाई पड़ती है, वो चीजें आपको लेनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में मैंने बताया था आपको, 39 वाला, और अभी अडानी जो है कल दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तो ये सवाल है, ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ करे कि वो इतनी ज्यादा दौलत न हासिल कर सके। ज्यादा दौलत हासिल करना, ज्यादा पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ताकत भ्रष्ट करती है और ज्यादा ताकत ज्यादा भ्रष्ट करती है। इसलिए ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं आनी चाहिए, राजनीतिक ताकत भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए, पैसे की ताकत भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए, और धार्मिक ताकत भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए। धार्मिक ताकत एक व्यक्ति के पास आ जाएगी तो वो धर्म के माध्यम से शोषण करने लग जाएगा, राजनीतिक ताकत आएगी तो राजनीति के माध्यम से शोषण करने लग जाएगा। पैसे की दरअसल ताकत जो है वो भ्रष्ट ही करती है, ये सिद्धांत ही है कि ताकत भ्रष्ट करती है, बात खत्म। और मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ने साफ साफ कहा है कि गड्ढा खुदा है, अगर ढेर लगा तो अभी ढेर लगा है, दूसरे नंबर पे पहुंचे हैं तो ढेर लगा है, और पिछले 4-5 साल में ही बड़ा ढेर लगा है, तो फिर गड्ढा भी ताजा ही खुदा है। तो गड्ढा खुदा मतलब बहुत सारे लोग गरीब हुए हैं, बिना गड्ढे खुदे ढेर लग ही नहीं सकता ना। आपके खेत के आसपास अचानक से 2 या 3 ट्रॉली जो है वो मिट्टी का ढेर लग जाए तो आसपास देखो कहीं कहीं खुदाई हुई है, नहीं तो ढेर कहां से लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ही सीधी सीधी समझ है, बात खत्म। तो करना क्या है उसमें? करना ये है कि कुछ सिद्धांत है, कैपिटलिज्म का सिद्धांत है और सोशलिज्म का सिद्धांत है, उसी पे चर्चा करनी है। कंट्रोवर्सी है, कंटेंशन तो बना हुआ है, विवाद का विषय तो है ही है, कॉन्टेंशियस है ना। ये क्या है कि एक समाजवाद की बात करता है, एक पूंजीवाद की बात करता है कि पूंजीवाद के माध्यम से भलाई की जा सकती है, एक कहता नहीं समाजवाद के माध्यम से भलाई की जा सकती। बस ये विवाद का विषय है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अपनाया? समाजवाद अपनाया, समाजवादी दृष्टिकोण, सोशलिज्म। तो क्या सोशलिज्म किसी को आगे नहीं बढ़ने देता? नहीं बढ़ने देगा। कम्युनिज्म आगे बढ़ने से मना करता है, साम्यवाद मना करता है, सोशलिज्म आगे बढ़ने से नहीं रोकता। लेकिन हमारे यहां हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा जो जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन एनफोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है, डीपी एसपी। और उसमें लिखा है कि सरकार का ये ड्यूटी होगा, राज्य की ये ड्यूटी होगी कि किसी के पास संपत्ति का संकेंद्रण ना होने दे। तो ये जो चीज होती है ना, जब कभी कर्तव्य, ये सरकार के कर्तव्य है, डीपीएसपी क्या है? सरकार के कर्तव्य है। और कर्तव्यों का निर्वाह यदि कोई नहीं करता तो समाज में भी जैसे माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन एक किसी के माता पिता बीमार हैं और अगर वो हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो लोग कानाफूसी कर लेते हैं। इसको समझना चाहिए, इसके पिताजी बीमार हैं, ये हॉस्पिटल नहीं ले जाता, इसमें तमीज ही नहीं है, आलोचना कर देते, लोक निंदा हो जाती है, पर निंदा हो जाती है। लेकिन उसको कोई पकड़ के पीट तो नहीं सकता कि अपने बाप को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाता। सबसे पहले तो ऑफिस नहीं जाएगा, अपने बाप को आज हॉस्पिटल ले जा, उसके बाद ऑफिस जाए, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना। ठीक वैसा ही सरकार के साथ और पार्टी के साथ वैसा नहीं कर सकते आप।
बाकी निंदा का विषय तो बन ही जाता है, लोग तो बोलेंगे, चर्चा तो होगी उसकी, क्योंकि वो कर्तव्य है। इसलिए अखबारों में ये चर्चा होती है। और न्यूज़पेपर में इस टाइप की जो चर्चा होती है वो जनहितैषी चर्चा है, वेलफेयरिस्टिक है, इसलिए वो एग्जाम में बनेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आई ना? इसलिए वो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आप जब ब्यूरोक्रेसी में जाओ तो आप ऐसी पॉलिसी बनाओ या ऐसा माहौल बनाओ सरकार के लिए ताकि सरकार वैसा करे। कर्तव्यों के निर्वाह दो तरह के व्यक्ति करते हैं, जो या तो कर्तव्य के प्रति प्यार करते हो या कर्तव्य के प्रति समझ रखते हो। दो तरह के व्यक्ति। कुछ लोगों को कर्तव्य के प्रति समझ तो नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य से प्यार है, उनको अच्छा लगता है वो काम करना, माता पिता की सेवा करना अच्छा लगता है उन्हें। और एक व्यक्ति को ये समझ है, नॉलेज है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारी कहानियां पढ़ रखी है। और जिस व्यक्ति में दोनों नहीं है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि वो ये विकसित करे। ब्यूरोक्रेसी दी इसीलिए है, नौकरशाही इसीलिए विकसित की है कि जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से प्यार नहीं है और जिसको कर्तव्यों की समझ नहीं है, उसके लिए वातावरण बनाए, ब्यूरोक्रेट जाकर के वहां पर वातावरण बनाए। आ गया समझ? इसलिए हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में खतरा होता है, ऑटोक्रेसी हो सकती है, कोई भी तानाशाही कर सकता है, क्योंकि जब देश की जनता अशिक्षित हो, कम समझदार हो, तो उसमें ऑटोक्रेसी का खतरा रहता है, डिक्टेटरशिप का खतरा रहता है। तो इसलिए साथ में ब्यूरोक्रेसी लगा दी। उसको बोलते हैं हम शासन और इसको बोलते हैं प्रशासन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आपने देखा होगा कई बार पिता जो है बच्चों को सजा दे देते हैं कि इसको आज खाना मत देना, लेकिन माँ चुपके से खाना दे देती। माँ एडमिनिस्ट्रेशन है और पिता गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दे दिया, पर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए पूरा, लेकिन इंप्लीमेंट होता है ठीक से? नहीं होता। माँ तो पक्ष ले लेती, किसका? बच्चे का। तो ब्यूरोक्रेसी कई बार जनता का पक्ष ले लेती, सिटीजन्स का ले लेती। जब जब गवर्नमेंट प्यार नहीं करती अपनी जनता से, ब्यूरोक्रेसी अपनी जनता से प्यार करती। इसलिए यूपीएससी के जो न्यूज़पेपर हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो हैं, वो आपको बगावत करते हुए से दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बगावत पे उतरा है सरकार के खिलाफ। और जब तो सारे बच्चों को ये पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है कि फाइनल पेपर जब आप मेंस का देखोगे तो बगावत करता हुआ ही प्रतीत होता है। और वहां मां बगावत करती हुई दिखती है, किसके? पिता के आदेशों के अगेंस्ट। अगर पिता को पता चले तो वही बोलेंगे तुम सब तो मिले हो, हमारे आदेश का क्या हुआ? पर पिता में जैसे इतनी समझ नहीं होती, वैसे सरकार में भी समझ नहीं होती वो पता ही नहीं लगा पाते ये सब गुपचुप तरीके से जो है ब्यूरोक्रेसी और जनता आपस में समझ लेती है। आ गया समझ? तो माँ है जनता की। तो अब आप पेपर का अंदाजा लगा सकते हो कि इतने सारे सिलेबस में क्या कारण है कि उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच वाले प्रश्न आते हैं, जन कल्याण करने वाले प्रश्न आते हैं। उसकी लैंग्वेज देखो, आज के पेपर की लैंग्वेज देखो, एक एक प्रश्न की लैंग्वेज देखो जाकर के। इसलिए सेंट्रल आइडिया को अगर आप समझ जाओगे तो ये परीक्षा बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये मैंने कहा आपको कि दो तरह के लोग इस आइडिया को समझते हैं। एक वे जो दिल से प्रशासन में जाना चाहते हैं, दिल से, अपने दिल से जाना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो शातिर तरीके से वहां पहुंचना चाहते हैं। शातिराना तरीका भी होता है,
किसी के यहाँ कोई किसी की डेथ हो जाती है तो दो तरह के लोग मिलने के लिए आते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो जिन्हें वाकई में दुख होता है कि वो चला गया, और वो दुख को प्रकट भी उसी तरह से करते हैं कि मेरे काफी अच्छे मिलने, पिछली बार जब मैं मिला था उनसे तो उन्होंने ये कहा था, ये ऐसे संस्मरण सुनाते हैं और बैठते हैं और दुख व्यक्त करते हैं। दूसरा एक व्यक्ति होता है उसके अंदर दुख कतई नहीं होता, लेकिन नाटक बहुत जबरदस्त करता है। वो भी वहां स्थान बना के चला जाता है कि नहीं वो आए थे और बहुत ही दुख प्रकट कर रहे थे, जबकि वो नाटक था। तो यूपीएससी भी दो तरह के लोग निकालते हैं, या तो आप ड्रामा कर लो जनहितैषी होने का, या फिर वाकई में जनहितैषी होकर के आंसर लिख डालो, या आंसर लिखते समय ड्रामा कर लो। दोनों करेंगे, वही होगा उसी का सिलेक्शन जिसने जनहितैषी लिखा होगा। आगे समझ। तो आपको अगर सिलेक्ट होना है और अंदर से आपको जनता की भलाई का भाव नहीं है तो भी नाटक तो आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चे होते हैं वो बहुत ही आदर्शपूर्ण विचार लिख करके आते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चे बहुत आदर्शपूर्ण विचार लिख, उनको अच्छी तरह से पता है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए और उसके फायदे भी पता है उनको सब, और भ्रष्टाचार करने के नुकसान भी सब पता है। बल्कि साधारण व्यक्तियों के बच्चों से ज्यादा अच्छा लिख के आ जाते हैं कई बार। वो 4th पेपर एथिक्स वाला वो बहुत अच्छा दे के आ जाते। मैंने कहा ना, बनिए का बच्चा बहुत अच्छे से ड्रामा करता है। उसके पिताजी 200 रुपए में शर्ट खरीद के लाए दुकान पे, और 1800 रुपए में अगर वो बेचता, पिताजी ने कहा इसको 2000 में चिपकाना है। लेकिन मान लीजिए किसी ने कम करवाया और 1800 1750 रुपए में उसने बेचा, तो उसको अच्छी तरह से पता है कि 200 रुपए की, अगर इसको 300 में भी बेचते हैं तो 100 रुपए का फायदा है। ये रियल घटना है, ये जो मैं बता रहा हूं ये रियल घटना है। तो वो 200 रुपए में शर्ट कहां से लाना है वो भी मैंने ही बताया था। क्योंकि मैं लेके आता था वहां से 200 रुपए दिल्ली से। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये बिल्कुल जो है, ये जो तुम 2-2.5 हजार रुपए में बेचते हो ये 200 रुपए में मिलता है। बोले अच्छा, मैं कहा हाँ मैं दिखा दूं। बस थोड़ा सा एग्जैक्ट साइज जो शर्ट का होता है वो कई बार नहीं मिल पाता है, लेकिन कम ज्यादा साइज वाले बहुत सारे मिलते हैं और वो केवल 200 रुपीज। और फिर उसने ले जाके बेचते हैं। उस समय में कलेक्टर की तनख्वाह 1500 रुपए थी पर डे। एक दिन के 1500 रुपए मिलते थे। तो 2 शर्ट बेच देता तो 2 कलेक्टर की तनख्वाह निकाल लेता था। ठीक है, ऐसे लोग फिर बोलते ना कि उसको खरीद लेंगे ना, उसको खरीद लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता। जो एक छोटे से 5 मिनट के कन्वर्सेशन में 2000 रुपए खड़े कर लेते थे। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कोर्ट को खरीदने का, पुलिस को खरीदने का, पूरा थाना खरीद लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो क्राइम करने का पावर भी आ जाता है। अनायास जब आप पैसा कमाते हो तो ये आ जाता, तो वो उसमें वो ताकत रहती थी। और वो जब 800 रुपए में बेचता था तो वो अफसोस भी जाहिर करता था उसके सामने, अब आप जिद कर रहे हो, ले जाओ अब आप हमारे ग्राहक हो, बाकी इतने में आता नहीं, इसकी तो लागत ही बहुत ज्यादा है, हम तो खरीद के ही बहुत महंगा लाए थे। ये सब ड्रामा भी करता है। मैं ये बता रहा था कि ये दोनों तरह के लोग सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सच्चे लोग ही सिलेक्ट होते हैं, वो भी सिलेक्ट होते हैं। वो भी, बल्कि मुझे तो ज्यादा संख्या उनकी लगती है यूपीएससी। उसके लिए आपको अच्छा बनना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। आपको तो पता तो होना चाहिए कि अच्छा होता क्या है, तो कम से कम पता तो चले कि अच्छा क्या होता है। करना तो आपको वही पड़ेगा। ठीक है, बस हम यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे अपेक्षा करते हैं कि आदमी असली में अच्छा हो जाए, तो शायद वो समाज का ज्यादा भला कर पाएगा, खुद का भी और समाज का भी। लेकिन जब ये आपाधापी चलती है ना, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाली, जैसे कि अडानी दूसरे नंबर पे पहुंच गए, या फिर हो गया अधिकारियों के बाद बहुत पैसा हो गया,
और केवल राजनीतिक विरोधी ही, मान लिया जाए आप 80 जगह पे छापा डालते हैं तो सारे नॉन बीजेपी होते हैं। आप खुद सोचो, मान लिया जाए कल 18 तारीख है और 18 तारीख को अगर इस देश में 100 जगह पर सीबीआई के या ईडी के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, तो उसमें से बीजेपी के कितने होंगे बताओ? अभी तक का आपका अनुभव है ना, 1-2 साल से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऐसे ही अंदाज लगा के बताओ कि मान लिया जाए कल 100 जगह छापे पड़ते हो, न्यूज में आता हो कि 70-80 छापों का तो आता ही रहता है 1-2 दिन में, और कल मान लीजिए 100 छापे पड़ रहे हैं 18 तारीख को, और कल 100 जगह छापों में कार्रवाई हुई और संपत्ति जब्त हुई और लोग जेल गए और ये सब घटनाएं होंगी मान लीजिए, तो उन 100 लोगों में बीजेपी के कितने होंगे? ईमानदारी से ऐसे ही बताओ ना, हम तो निष्पक्ष तौर पे बात कर रहे हैं, हम तो किसी के ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा रहे। अंदाजा लगा के बताओ, क्या बीजेपी का एक भी व्यक्ति होगा उस समय में? अभी तक तो एक भी नहीं है। तो अब कल जो है, अभी बता रहे हैं कि कुल 40,000 के आसपास टोटल छापे पड़े हैं, या ये उनमें तो नहीं निकला, लेकिन कल जो 100 पड़ेंगे उसमें निकलेगा, मुश्किल लग रहा है ना। तो ये चीजें प्रमोट करती है, किस चीज को प्रमोट करती है? करप्शन को प्रमोट करती है। आपके 4th पेपर से कुछ नहीं होता, आदमी को लगता है कि पैसा कमाओ यार, क्या करना है, पैसा कमाओ, पैसा टिकेगा। अवैध निर्माण किसका गिरता है? आपको पता है अवैध निर्माण किसका गिरता है? अगर कोई बीजेपी का नेता और पकड़ा गया तो उसका मकान टूटेगा बुलडोजर से? नहीं टूटेगा ना। जबकि अवैध तो सभी के पास कुछ न कुछ है थोड़ा बहुत, तभी तो आप तोड़ने चले जाते हो कि जिसने भी क्राइम किया उसका ये थोड़ी पता करते हो, पहले सर्वे करवाते हो कि इसके पास अवैध कितना है, आप तो सीधा तोड़ने चले जाते हो, बाद में अवैध ही हो जाता है। तो इसका मतलब अवैध तो हर जगह मिल जाएगा। तो उसका मतलब है कि सत्ता के साथ बने रहो और अवैध निर्माण भी करते रहो और पैसा भी बनाते रहो। तो नेताओं में भी प्रवृत्ति है, तो ये चीज ब्यूरोक्रेट्स में भी आ जाती, ब्यूरोक्रेसी में भी आ जाती। उनको लगता है कि एक बहुत ईमानदार अधिकारी ने मुझे कहा कि मुझे 20 साल हो गए, आज तक एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अगली जनरेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं। चलो हम पैसा नहीं लेते, लेकिन जमीन जायदाद में तो इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर एक प्लॉट खरीदा होता 5 लाख का तो आज 2 करोड़ का हो जाता। तो बच्चे को किसी महंगे कॉलेज में एडमिशन करा पाते उसको बेच के, और 5 लाख रुपए तो थे और व्हाइट मनी के तौर पे थे। पर ईमानदार आदमी वो 5 लाख का प्लॉट खरीदने से भी डरता है। कई लोग तो इस बात से डरते हैं कि ये 2 करोड़ हो जाएंगे तो फिर आरोप लग जाएगा। अगर कहीं एकदम से राइज कर गया प्राइस तो फिर आरोप लग जाएगा। इस वजह से डर जाते हैं कई लोग। तो इसलिए ये डर जो है उनको कोई व्हाइट मनी से और पैसा मल्टीप्लाई करने में भी उनको उकसाता नहीं है, बल्कि और डिस्करेज करता है। तो ये दिक्कत है। ये चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में से आपको निकालनी है। अभी जो जा रहा है, देश की प्रवृत्ति जा रही है, यहां से आपको बहुत सारे प्रश्नों का मिलेगा। और हमने आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल बताए थे, हमने कहा था कि इन सबको पढ़ो, और आर्टिकल्स में ये सब लिखा हुआ है कि ये सब पैसा कैसे बनता है। सरकारी संसाधनों की मदद से बनता है, सरकार की सहायता से बनता है। भारत में पैसा इस तरह से नहीं बनता। दूसरे देशों में जो बनता है, अमेरिका में बनता है, वहां की बात अलग है। वहां की सरकार पूंजीपतियों के समर्थन से ही बनती है और खुलेआम बनती है। भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन ये नया दौर मोदी जी के समय में शुरू हुआ
2014 से पहले जो चुनाव हुआ था 2013-12 का, तब आपने देखा कि पूरा अडानी के प्लेन से ही उन्होंने पूरी अपनी सारी चुनावी सभाएं की थी। यहाँ तक कि पहली बार वो शपथ लेने के लिए आए थे तब भी वो अडानी के विमान से ही आए थे दिल्ली। और जब वो शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री बन गए तो उनके पास भी भारतीय वायुसेना से लेके एयर इंडिया के सब विमान थे ही। तो उनकी जो संपत्ति है वो 2018 से लेके अभी तक, 2018 में जो थी और अभी, और अभी जो है एकदम से दूसरे नंबर पे आगे, जबकि उस समय में वो बहुत पीछे थे। अडानी और अंबानी के ऊपर अभी उसने इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लिखा है, ए करके, ए कंपनी। और शुरुआत उसने की कि जामनगर के, अगर आप जामनगर की जो रिफाइनरी है या मुंद्रा पोर्ट जो है अडानी का, अगर वहां खड़े होकर के यदि आप निहारते हैं तो आपको जामनगर की रिफाइनरी दिखाई देती है। तो इस तरह से उसने शुरू किया है। और उसने कहा है कि भारत की जीडीपी का 4% इन दो लोगों के पास है। भारत की जीडीपी का 4% केवल इन दो लोगों के पास है, भारत की पूरी जीडीपी का। तो बट उन्होंने कहा है कि अंबानी की जो ग्रोथ है वो अडानी की ग्रोथ से दूसरी तरह की है। किसके साथ तुलना की उन्होंने अडानी की? स्वतंत्रता के पूर्व जिनकी ग्रोथ हुई थी डालमिया के साथ, है ना? नहीं, डालमिया नहीं, क्या था उनकी, वो भी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई थी उनकी। और डालमिया नहीं, वो क्या था, मैं नाम भूल गया उसका। और जो अंबानी की ग्रोथ है, तो उन्होंने दो तरह की बिजनेस मॉडल की बात की है। तो ये सवाल मैं आपको करंट अफेयर्स के तौर पे होमवर्क में देता हूं कि एक तो वर्टिकल एक्सपांशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन के तौर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार अगर आप देखोगे और बहुत ज्यादा तरह के बिजनेसेस में अगर आप काम करते हुए देखोगे तो टाटा है जो लगभग आपको हर बिजनेस में मिलेंगे, मोटर्स में भी हैं, इसमें भी। लेकिन टाटा को डेवलप होने में 150 साल लगे। टाटा बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तब जाकर के वो हर सेक्टर में पहुंचे हैं। तो वर्टिकल में फैलना और हॉरिजॉन्टल में फैलना। तो अंबानी के फैलने का कारण ये था कि अंबानी जब विमल के साथ में, विमल शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा बनाते थे, उसके साथ में धीरूभाई अंबानी ने अपना काम शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो यार्न है, कपड़े का जो यार्न है, ये है, इसके लिए उनको रिफाइनरीज से पेट्रोकेमिकल्स की और उसकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर अभी की इंडस्ट्री चलाने के लिए यदि दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस इंडस्ट्री में भी प्रवेश कर जाएं। तो उन्होंने उस इंडस्ट्री को भी पकड़ लिया, तो रिफाइनरी उनकी हो गई। जब वो रिफाइनरी में गए तो उन्होंने कहा कि हम ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन में भी चले जाएं, तो ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन में भी वो चले गए। इस तरह से वो उनका बिजनेस फैलता जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, एक ही बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसमें जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसमें जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, उन प्रोडक्ट्स को ही पकड़ करके नया बिजनेस पकड़ लेना। बाद में आ गए, मीडिया में भी है, अभी तो इंटरनेट में भी है, अभी तो ये है। बट अडानी जो है इंटरनेट में कहीं नहीं थे, 4G वाले में कहीं नहीं थे, सीधे 5G स्पेक्ट्रम में कूद गए और अभी 5G स्पेक्ट्रम ले लिया।
तो बहुत जगह पर वो अंबानी और अडानी का ही आपस में संघर्ष होता हुआ दिखेगा अभी आने वाले समय में, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर में कूद पड़े। बट अंबानी जो है उसने फिर भी टाइम लिया, 1960 से शुरू हुए थे, धीरू भाई अंबानी 60 से शुरू हुए थे, ये 98 से शुरू है मुंद्रा पोर्ट से। सबसे पहले एक पोर्ट पकड़ा कि इसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे 98 में गौतम अडानी ने, और उसके बाद फिर दूसरे पोर्ट, फिर तीसरे पोर्ट। अब मोदी को लगता है कि नहीं, अगर हम दुनिया भर में अगर शिपिंग के मामले में या एक्सपोर्ट के मामले में अगर इंडिया कुछ कर सकता है तो उसे अडानी के माध्यम से कर सकता है। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब ही अडानी हो गया। भारत से अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो भारत के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट अडानी के पास, और 50% लगभग पोर्ट जो है वो अडानी के पास है। 25% पैसेंजर अडानी के एयरपोर्ट से यात्राएं करते हैं, देश के 25% एयर पैसेंजर, और 41% फ्रेट, यानी कि मालों, गुड्स और फ्रेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लाइट से, वो अडानी के एयरपोर्ट से होता है। तो एयरपोर्ट अडानी ने बनाया नहीं, एयरपोर्ट अडानी ने नहीं बनाया, लेकिन उसका मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ उसकी जो कमाई है उसके माध्यम से उसका सारा काम किसके पास हो गया? अडानी के पास हो गया। तो ये स्थिति, ऐसा करके 4% जीडीपी का हिस्सा है, और ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट है, और लगभग हर सेक्टर में उसका दखल है। देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो चीजें हो रही है वही सिलेबस बनेगा, ध्यान रखें। लिखित सिलेबस नहीं होता सिविल सर्विसेज, जो कुछ घटता है वो सिलेबस अपने आप हो जाता है। अगर हम सोचें कि हम ये बात ना करें और दूसरी बात करें, तो फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे और किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो सिलेबस वही रहेगा, जो कुछ हो रहा है वही सिलेबस आएगा। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस भी लिखेगा, द हिंदू भी लिखेगा, इकोनॉमिक्स मैगजीन भी लिखेंगी, और तमाम आपका मंथली मैगजीन भी लिखेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, 1 महीने बाद मंथली मैगजीन लिखेगा, क्रॉनिकल में आएंगे ये सब चीजें, ये सब आंकड़े के तौर पे आएंगे, एनालिसिस आएंगे। भाई, आप गौतम अडानी को यदि आप सफल व्यक्ति मानोगे तो विश्लेषण भी तो आएंगे कि सफलता कैसे प्राप्त की जाएगी उसके विश्लेषण भी तो आएंगे। अगर वो सफल व्यक्ति है तो, अगर बदनाम है और खराब है और बहुत ही बेकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से तो बेकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी डायनामिक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी गई है और मान लिया जाए वो प्रासंगिक नहीं है, तो हटाओ उसको, नई चीज डालो, संशोधन करो, उसमें क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट होता ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो कभी अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू ने कभी नहीं कहा कि यही वाला कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वो तो गतिशील है, लचीलापन बोलते हैं हम लोग, बट वो करना पड़ेगा आपको। उसमें रहते हुए आप गड़बड़ नहीं कर सकते, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, शासन को और प्रशासन को। पर्दे के पीछे आप कोई दूसरी चीज कर रहे हो, अपने कर्तव्यों से मुंह चुरा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन उससे भी भलाई होती है। हमेशा 2 तरह के पहलू होते हैं। अभी मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदा था, मेरा हेयर कट करता था पहले, वो 10-15 साल पहले, उसका लड़का एक मोटरसाइकिल खरीद के ले आया, कर्जा हो गया, उसको मकान गिरवी रखना पड़ गया, पता नहीं किससे कर्जा लेके आया था, ऐसा बहुत ही खतरनाक कर्जा तैयार कर लिया। सिर्फ बाइक का शौक था उसको, बाइक खरीदनी थी, घर बेचना पड़ गया। अब उसकी डेथ हो गई, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया और पिता की भी डेथ हो गई बाइक के चक्कर में। तो जिस समय में बाइक खरीदी उस समय घर में हो सकता है 50% लोगों का मत हो कि बाइक के आने से बहुत फायदा हो जाएगा, 50% लोगों का मत होगा कि बाइक के आने से बहुत नुकसान होगा। 2 तरह का मत रहा होगा, लेकिन अंततः क्या हुआ? जबकि सबके घर में जब बाइक आती तब ऐसा नहीं होता, लेकिन उस घर में वैसा हुआ क्योंकि वो घर परिवार गरीब था।
तो इसलिए कंपेयर आप नहीं कर सकते कि अमेरिका में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है। किसी किसी के घर में बाइक खरीदने से बर्बादी आ सकती है, परिवार तबाह हो सकता है, घर बेचना पड़ सकता है, सुसाइड हो जाते हैं। और किसी के घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी के घर में फायदा भी हो जाता है बाइक आने से, उल्टा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, जबकि मत तो सब तरह के होते हैं। इसलिए जो विचारधाराओं के प्रति जो मत होते हैं, ये देखा जाता है कि यहाँ के जनमानस के हिसाब से कैसा रहेगा, यहाँ के लोगों के हिसाब से कैसा रहेगा, समाज के हिसाब से कैसा रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन उस सोच को लेकर के बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिकल आने लगे हैं, आप इस मुद्दे को पकड़िए। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद भारत में, और खास करके एक कंपनी, दो कंपनियां, अडानी कंपनी और अंबानी कंपनी, क्योंकि टॉप 10 में दोनों है, एक दूसरे नंबर पे है, एक 8वें नंबर पे। तो ढेर लगा है पैसे का भारत में, तो यहां उचित है या नहीं? तो उसमें खतरा यह है कि डेमोक्रेसी में तो नेशनलाइजेशन हो जाता है। खैर, रातों रात इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन कर दिया था प्राइवेट बैंकों का। प्राइवेट बैंकों का सरकार ने बहुत ज्यादा सहायता नहीं की थी बैंकों को विकसित होने में, उन्होंने अपने बलबूते पे बैंक बनाई थी। लेकिन नेशनलाइजेशन हो गया था, 14 बैंकों का पहले हुआ था, 5 बैंकों का बाद में हुआ था, ऐसा करके 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय में हुआ था। क्या तो रातों रात कभी कोई ऐसी सरकार आई तो वो नेशनलाइजेशन भी कर सकती है। लेकिन अभी की प्रवृत्ति यदि आप देखें तो ये जो जितने भी धनाढ्य बने, नव धनाढ्य जो नए नए पैसे वाले बने हैं, इन सब लोगों ने विदेशों में भयंकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अपने मकान बनाना शुरू कर दिया, महंगी प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया। तो वो सब ये है कि मान लीजिए आपने 40 देशों में बहुत महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो यहाँ वाली चीजें तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नेशनलाइजेशन हो सकती है। लेकिन वहां की प्रॉपर्टी तो पर्सनल है, जो यहीं के पैसे से तैयार हुई है, तो वहां जाकर के कभी भी शिफ्ट हुआ जा सकता है। और वो कई जगह पर तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि ब्रिटेन में प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो क्वीन के पास भी नहीं था वो उनके पास था। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा तुलना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी लूट के ले गई थी ब्रिटेन। मुगलों के ऊपर ये आरोप नहीं लगता, मुगल लूट के नहीं ले गए थे, वो यहीं बस गए थे। उन्होंने जो भी निर्माण किया वो यहीं किया। बहादुर शाह जफर कुछ भी लेके नहीं गया। अंतिम मुगल बादशाह जो है बाबर लेके नहीं गया, अकबर लेके नहीं गया, और अंतिम मुगल बादशाह रंगून में जाके दफनाया गया। फतेहाल था अंतिम मुगल बादशाह, कुछ नहीं था उसके पास, गजल लिखता था। तो अंतिम मुगल बादशाह के पास कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेज जो आए थे वो भर भर के ले गए थे। और भारत में पहले जो आक्रमणकारी आए थे वो ले गए थे, लेकिन मुगल उतना नहीं ले गए थे। तो मुगलों के बाद जो अंग्रेज आए उन्होंने भारत को लूटा, पुर्तगालियों ने लूटा, फ्रेंच ने लूटा, यूरोपियंस ने लूटा, कुल मिलाकर के। उसके बाद ये दो भाई हैं अडानी और अंबानी, जो दुनिया में लूट लूट करके वहां जाकर के बना रहे हैं राष्ट्र निर्माण की। इनको बहुत सारे लोग जो अडानी अंबानी का फेवर करते हैं, दो तरह की पार्टी है भारत में। एक तो अडानी अंबानी का फेवर करने वाले जो इनको राष्ट्र निर्माता कहते हैं, इनको बोलते हैं कि इनमें राष्ट्र भावना है, राष्ट्रभक्ति है, और ये राष्ट्र निर्माता है। तो फिर विदेशों में इतनी महंगी, छोटा मोटा एक आध घर ले लें वहां तक ठीक है, फ्लैट ले लें, 4 BHK ले लें, 6 BHK ले लें, खुद एक अपना एक घर ले लें, एक होटल भी ले लें, और कुछ कर लें। लेकिन वहां के राजा महाराजाओं से भी ज्यादा बड़ी संपत्ति खड़ी करना वहां जाकर के, जो उनके खुद के राजा महाराजा नहीं खरीद पाए ब्रिटेन के, उससे बड़ी संपत्ति यदि आप खरीदते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? ये कैसे राष्ट्र निर्माता है? तो किसी भी दिन वहां जाकर के बस जाएंगे, तो यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है। भारत से प्यार है तो भारत में खरीदो, भारत में निर्माण करो। विदेशों में संपत्तियां, और अधिकांश देशों में तो ये खतरे की घंटी है।
कल से अगर बैंक्रप्सी होती है, और हमारे पास एग्जाम्पल भी है ना, नीरव मोदी हैं, एक कौन था वो, विजय माल्या है, ये सब लोग एग्जाम्पल भी हैं। कंपनियां अगर डूबती है और एनपीए होता है, क्योंकि अभी एक और लिखे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, आईबीसी का क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का क्या हुआ, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2017 में बहुत जोर शोर से आया और 2022 हो गया, 5 साल हो गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंट हो जाना, बैंक्रप्ट हो जाना कंपनियों का डिस्ट्रेस्ड एसेट्स कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। यानी कि कंपनी ने लोन लिया था और वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों लाया गया था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ऐसी कुछ कंपनियां थी जिनको अलाउ किया गया था कि आप आएंगे और बीच में हेयर कट लेकर के वो कंपनी खरीद लेंगे। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदने वाली कंपनियां, ERT, क्या नाम था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, ART या मैनेजमेंट कंपनी, जो भी एसेट्स को फिर से खड़ा करना। तो बहुत बड़ा मार्केट, दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए कि अब इंडिया में आईबीसी आ गया है, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी कंपनियां बनाई, उन्होंने कहा कि जो कंपनी बंद हो गई है किसी कारण से, अब उसको हम खरीदेंगे और फिर उसको चालू करके थोड़ा सा 10 गुना 5 गुना दाम पे बेचेंगे। हम उसके एक्सपर्ट हैं। उसमें सीए लोग भी थे, इंजीनियर भी थे, सभी तरह के एक्सपर्ट्स को उन्होंने नियुक्तियां दी, अपॉइंटमेंट दिए। बट इंडिया के ट्रिब्यूनल और कोर्ट और उन सब के चक्कर में हमारे यहाँ के जो ओनर थे, डिस्ट्रेस कंपनी के जो मालिक थे, जिनका लोन डिफॉल्ट हुआ है, एनपीए हुआ है, उन लोगों ने याचिकाएं लगाना शुरू की, कोर्ट में जाना शुरू कर दिया। तो वो जो उद्देश्य था आईबीसी बनाने का, वो धराशायी हो गया और वो सारे जो कंपनियां थी, लगभग वो कंपनियां बंद हो गई। आर्टिकल पढ़िएगा, इसके ऊपर सर्च करिए, आईबीसी का फ्यूचर या आईबीसी का 2022 में क्या हाल हुआ। बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएंगे, द हिंदू में मिल जाएंगे, अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे। मुद्दा पकड़िए इसको, क्योंकि आईबीसी जब अरुण जेटली लेके आए थे तब बड़े जोर शोर से इसकी तारीफ हुई थी और इसको बहुत बड़ा कदम माना गया था। लेकिन 2022 में पूरी तरह से फेल है और वो कंपनियां सारी चली गई हैं जो रिहेबिलिटेट करने के लिए आई थी, जो मदद करने के लिए आई थी, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आई थी, वो सब चली गई, वापस चले गए और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा भी निकाल लिया, क्योंकि वो व्यवस्था डावाडोल हो गई। वेट, आप कोई नीचे अगर मान लिया जाए भलाई करने, मान लीजिए कोई ऊपर से लटक रहा है और आप नीचे कोई चादर पकड़ के खड़े हैं उसको कैच करने के लिए, तो एक हद है ना कि गिरे तो सही। बहुत देर जब हो जाएगी तो सब अपना अपना कोना छोड़ करके चल पड़ेंगे, बाद में गिरेगा तो धड़ाम से जो है फिर नुकसान ही होना है। आ गया ना समझ में? तो ये है। तो अब जब आपका मदद करने वाले लोग ही चले गए तो वो जो उद्देश्य था, क्या कारण है कि ये सब चीजें आई? एक तो ये कि हमारे यहाँ जो डिफॉल्टर हुए हैं वो जानबूझ करके हुए थे। दिक्कतें ये है कि हमारे यहाँ कंपनी में जब कभी प्रॉफिट होता है तो लोगों के इसका ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों के पैसे का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके लाभांश का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि आदमी अपनी सैलरी बड़ी निकालता है।
इसलिए अडानी ने मान लीजिए कोई कंपनी तैयार की और उससे करोड़ों का लोन लिया और कंपनी ने मान लीजिए कोई प्रॉफिट कमाया, तो अडानी ने अपनी सैलरी, पर्सनल सैलरी ज्यादा ड्रॉ कर लिया उसमें से, प्रॉफिट में से और कंपनी की इनकम में से पर्सनल सैलरी ज्यादा ड्रॉ करके वो दूसरे नंबर पे पहुंचा है। कंपनी फायदे में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यही हुआ था। क्लाइव और क्लाइव के जितने आदमी थे वो सब रईस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन लेना पड़ गया था, तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्यों आया था 1773 में? क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया था, लोग महंगे तोहफे लेने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नहीं करते थे, जब ब्रिटेन से चलते थे तो खुद प्रोडक्ट लेके चलते थे और इंडिया में ला करके बेचते थे और पर्सनल मुनाफा कमाते थे। मान लीजिए किसी के खुद का प्रोडक्ट हो और जिसकी एजेंसी है उसका भी प्रोडक्ट हो, तो आदमी अपना प्रोडक्ट पहले दिखाता। किसी ने मान लीजिए बुक सेलर के पास जाएंगे और उसने अगर पॉलिटिक की कोई गाइड निकाली है, तो आप जाओगे लक्ष्मीकांत मांगने और वो बताएगा देखो एक किताब हमने निकाली, उसको देखो पहले। वो अपनी किताब चिपकाने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि वो पब्लिकेशन उसका खुद का, उसका प्रॉफिट उसको खुद को मिलेगा। लक्ष्मीकांत पे तो एक लिमिटेड मुनाफा है उसको, वो ज्यादा नहीं मिलेगा। बात समझ में आई ना? ठीक वैसा ही अंग्रेजों ने किया, ठीक ऐसा ही ये इस तरह से करते हैं। तो भारत में कंपनियां इसलिए डूबती हैं, एनपीए इसलिए होता है, क्या कंपनी की हेल्थ खराब इसलिए होती है क्योंकि उसमें से अनाप शनाप मुनाफा सैलरी के तौर पे, फायदे के तौर पे अपने खुद के उसमें निकालते हैं। तभी तो आप दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं ना इतनी जल्दी से। तभी तो कहते हैं लोग कि कंपनियां जो है वो तो कर्जदार हैं, कंपनी पे तो कर्जा है। अच्छा, जिस दिन कंपनी डूबेगी उस दिन कंपनी डूबेगी, आपकी पर्सनल सैलरी तो निकल चुकी है, वहां से ड्रॉ हो चुकी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कंपनी जाएगी एनपीए में, वो जाएगी उसमें इंसॉल्वेंसी में और बैंक आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत उन कंपनियों पे विचार होगा, आपकी एसेट्स पे नहीं होगा। क्योंकि आप तो वहां से आपने उस कंपनी में जो काम किया उसके बदले आपने डायरेक्टर के तौर पे, मालिक के तौर पे जो है वो सैलरी ड्रॉ कर ली वहां से, उस सैलरी के हिसाब से वो दूसरे नंबर पे। बात समझ में आई ना? इसलिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनियों की हेल्थ कैसी है। और मान लीजिए किसी दिन कंपनियां जो है डिफॉल्टर हुई और एनपीए हुआ, तो कंपनियां बंद हो जाएंगी और हेयर कट लेकर के वो किसी दूसरे को बेच दी जाएंगी, कुछ भी होगा उसका, कंपनी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको। और ऐसी ढेरों कंपनियां, ढेरों बिजनेसेस हैं, उन सबका प्रॉफिट निकाला गया। और आईबीसी के पिछले 5 साल में फेल होने का कारण यही है कि सारे ऑनर यही करते हैं जो गौतम अडानी ने किया, सारे ऑनर यही करते हैं। ठीक है, लेकिन आईबीसी से एक फायदा हुआ है, ऑनर थोड़ा सा डरने लगे। आईबीसी के आने के बाद में थोड़ा सा फायदा यह हुआ है कि ऑनर थोड़ा सा डरने लगे, इसलिए वो कई बार अपनी थोड़ी बहुत एसेट बेच करके भी वो बाहर आना चाहते हैं, डेट से बाहर आना चाहते हैं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं। आईबीसी से पहले और स्थितियां खराब थी, तो इसलिए केवल आईबीसी को दोष नहीं दे सकते, उसके कुछ फायदे भी हैं। तो फायदे भी लिखना आना चाहिए आपको, मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों लिखना है, प्रोज कॉन्स। फायदा ये कि कानून थोड़ा सख्त है, और कानून सख्त होने की वजह से उसको लगता है कि मेरा पर्सनल नुकसान भी बहुत सारा है, तो इसलिए वो अपने पर्सनल नुकसान को बचाने के लिए अपनी एसेट्स बेच करके भी कई बार उसको बाहर करता है। लेकिन जो देश से भाग जाते हैं, इसलिए फ्यूजिटिव वाला अगला जो भगोड़ों के लिए कानून आया था वो फ्यूजिटिव वाला आया था ना लॉ, तो अगला एक्ट तो उसके लिए लाग लेके आए थे ये सरकार, भगोड़ों को रोकना और उनको वापस लाना। पर अभी तक किसी को ला पाए नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो कानून बन गया, कानून सभी तरह के बन गए और बहुत ही सख्त हैं। ठीक है, यानी पुलिस वाला खड़ा है और बहुत सख्त है, मूछें भी बहुत तीखी है और बहुत बड़ी है,
लाठी भी बहुत मजबूत है, आवाज भी बहुत कड़क है, लेकिन पकड़ता किसी को नहीं। ठीक है, ऐसा काम तो बहुत वाला झंझट वाला काम। तो मैंने दोनों पक्ष बता दिए आपको। तो आज का होमवर्क इसी पे, आईबीसी, भारत में कैपिटलिज्म का नया एरा, रोल ऑफ नियो लिबरलिज्म इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। नियो लिबरलिज्म, आज नियो लिबरल का आया क्या कोई क्वेश्चन? नहीं, नियो लिबरल का नहीं आया आज, वो आया न्यू मिडिल क्लास, नई मिडिल क्लास जो जनरेट हो रही है उसका है। आज के प्रश्न देखोगे जाकर के, अच्छे से प्रश्न देखिए, ग्रुप में डाल दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये सब बात क्यों की जा रही है। कई लोग बचते हैं, इस प्रकार की बात करने से बचते हैं, हम लोग नहीं बचते हैं, क्योंकि हमको बहुत साल हो गए और हमको मालूम है कि ये सब आता है परीक्षा। ठीक है, इसमें बचने जैसा कुछ नहीं, ठीक है ना। और काफी जबरदस्त सच्चाई है वो। डरते वो हैं, बचते वो हैं जिनको समझ में नहीं आता। समझ में आने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि बचना अपने आप में एक क्राइम है। बचना और बचाना दोनों ही क्राइम है इस टाइप की चीजों से। इस मामले में शर्म करना भी अपने आप में क्राइम होता है, जैसे बीमारी छुपाने जैसा है, डॉक्टर से बीमारी छुपाने जैसा है। मर जाओगे ना, सच्चाई वो है। और जिस युग में जो व्यक्ति जिस तरह से प्रसिद्ध होता है और वो होता है, तो उसको भ्रम ही होता है। ये हमेशा का इतिहास, पूरा इतिहास इसी से भरा पड़ा। उस समय में बहुत कम लोग एहसास कराते हैं कि ये गलत है, बहुत ही कम लोग एहसास कराते हैं। बाद में तो बोलने वाले, बाद में तो बोलते हम सब बेवकूफ थे, हम समझ नहीं पाए, हम सारे ही बेवकूफ थे। ढेरों लोग स्वीकार करते हैं कि हम सब बेवकूफ थे, बड़ी संख्या में लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग किसी काम को करते हो और वो सही हो, ये भी बात गलत होती है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग बेवकूफ हैं क्या फिर। हाँ, होते हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग बेवकूफ होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में, जब एक साथ पूरा देश ही पागल था। उदाहरण बड़े पड़े हैं जिसमें पूरा देश पागल था, पूरा देश गुनाह कर रहा था। ठीक है ना, पुतिन के साथ यही हो रहा है। मिखाइल गोर्बाचोव पे लिखने के लिए बोला आपको, एक होमवर्क वो भी लिखो। डेथ हुई है उनकी पिछले महीने, मिखाइल गोर्बाचोव। टिप्पणी लिखिए मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचेव, हिंदी अखबार गोर्बाचोव लिखते थे, इंग्लिश वाले गोर्बाचेव प्रोनाउंस करेंगे, गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता खुश्चेव के बाद आए थे गोर्बाचेव, उसके बाद बोरिस येल्त्सिन, और बोरिस येल्त्सिन के बाद व्लादिमीर पुतिन। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की वजह से पेरेस्ट्रोइका और ग्लोसनास्त और पेरेस्ट्रोइका, ओपननेस, इसका मीनिंग होता है ओपननेस, खुलापन। ये जो पॉलिसीज थी मिखाइल गोर्बाचेव की, इसने एक तरह से यूएसएसआर का पतन किया। 1991 में जो यूएसएसआर का पतन हुआ, वो मिखाइल गोर्बाचेव की इन दो नीतियों के कारण माना जाता है। कि इन दो नीतियों की वजह से, मिखाइल गोर्बाचेव की इन दो नीतियों की वजह से पेरेस्ट्रोइका और ग्लोसनास्त, ये जो नीतियां थी, मैंने पढ़ा चुका हूं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच में, मैंने आपको ये पूरा बता दिया था। लेकिन अभी इसलिए क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव की डेथ हुई है अगस्त में, तो पुतिन फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया उनके ऊपर कि क्या। और कल तो मोदी जी उनके साथ थोड़ा अच्छे से मिल के आए, लंबी चौड़ी बातचीत करके उनको उपदेश दे के आए कि युद्ध नहीं करते भाई, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है। तो पूरा समझा के आए उनको, डेमोक्रेसी क्या होती है ये भी पाठ पढ़ा के आए। ठीक है, तो ये है। तो केजीबी में उन दिनों में पुतिन कर्मचारी थे,
ऑफिसर होंगे, केजीबी हमारे यहाँ की रॉ की तरह एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी यूएसएसआर की। मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति। मिखाइल गोर्बाचेव की विशेषता ये रही कि वो बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन थे, और इसलिए मरते समय तक भी वो सड़कों पे आम लोगों की तरह घूमते रहे। उन्हें किसी से खतरा नहीं था, ना ही उन्हें कोई मार पाया ना पीट पाया, कुछ नहीं हुआ उनका। आम लोगों की तरह घूमते थे सड़कों पे। और उन्होंने कह भी दिया था कि मेरे और मेरे परिवार ने 1 रुपए का भी स्कैम नहीं किया है, करप्शन नहीं किया है, फिर भी किसी को जान से मारना है तो मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुतिन भी उनका कुछ नहीं कर पाया। और आरोप लगता है कि जो 1991 में जो यूएसएसआर, जो महान यूएसएसआर की जो परंपरा थी, वो इन्हीं के कारण खत्म हुई और डिसोसिएशन हो गया रशिया का, और रशिया इतने टुकड़ों में बट गया और अपनी महानता को, ग्लोरी को उसने खो दिया। और उसका लिए विलेन जो है वो कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो इनके ऊपर जब आप लिखेंगे, राजीव गांधी के अच्छे दोस्त माने जाते थे, और मुझे पता है बहुत, मैं 4th 5th में 6th में पढ़ता था, तब हमारे स्कूल में ब्लीड्स आता था, इंग्लिश का वीकली टेबलॉइड होता था, और एक धर्मयुग आता था, उसमें इन्हीं के बारे में ज्यादा सूचनाएं होती थी। और तब रशिया और इंडिया की दोस्ती भी परवान चढ़ती थी, और भोपाल और इंदौर जैसी जगहों पर रशिया के पब्लिकेशन जो है भारत के लिए किताबें छापते थे स्कूल के लिए। तो इंडिया के स्कूलों में रशिया की किताबें थे, रशिया में छपी हुई किताबें होती थी साइंस की और इनकी। और हमारे यहाँ भोपाल में और इंदौर में और सब जगह ऐसे बुक स्टॉल हुआ करते थे, जहाँ रशियन पब्लिकेशन की किताबें मिलती थी 2 रुपए में, 1 रुपए में, जबकि इंडिया में छपी हुई किताबें 6 रुपए 15 रुपए तक की होती थी, और उनकी किताबें 50 पैसे 75 पैसे 1 रुपया 20 पैसा ऐसे में मिलती थी, जिसके पेज भी बहुत बड़े बड़े होते थे, साइज बड़ी होती थी, और प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती थी, और काफी अच्छी किताबें होती थी, और हिंदी में उस पर लिखा हुआ भी रहता था सोवियत रूस के सहयोग से। ये वो समय था मिखाइल गोर्बाचेव पर, भारत और रशिया की दोस्ती। ठीक है, बुक स्टॉल होते थे, सस्ती किताबों के बुक स्टॉल। पुस्तक बाजारों में एक दुकान इसकी होती थी, रशिया की किताबों की। ठीक है, बड़े शहरों में खास करके। तो ये इस हद तक वो सब चीजें थी। और उसी समय में जो रक्षा समझौते, ये सब चीजें ये से थे। तो वो भले आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी नीतियां सफल नहीं रही, उनकी पॉलिसी उनके कंट्री के हिसाब से ठीक नहीं थी। इतने बड़े यूएसएसआर को एक रखना उनके बस की बात, उनकी नीतियों के बस की बात नहीं थी। और उसके बाद सबने अपने आप को स्वतंत्र होना घोषित किया, और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की स्वतंत्रता जो है वो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, और यूक्रेन स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये इससे जोड़ सकते हैं। तो एक होमवर्क आपको ये मिल गया। एक होमवर्क ये लिखे करंट अफेयर्स में कि 2030, 2040, 2050 तक हम जो भी कार्बन एमिशन को जीरो करने की नीतियां बना रहे हैं, उनकी दिशा क्या हो, किस डायरेक्शन में वो होना चाहिए। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन इनका होना चाहिए, पॉलिसीज का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पॉलिसीज का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि ये पॉलिसीज इस प्रकार से बनना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी बनना चाहिए, लोकल लेवल पे पॉलिसी बनना चाहिए, न कि नेशनल लेवल पे। पॉलिसी लोकल लेवल पे बनना चाहिए। लोगों से निमंत्रित करने पड़ेंगे आपको विचार, क्योंकि प्रॉब्लम लोकल टाइप की प्रॉब्लम है। तो कुछ उदाहरण हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा है, कोयला वाले जो क्षेत्र हैं, ओडिशा में आपको मिलेंगे, ओडिशा में
जो कोयला के क्षेत्र हैं। तो ऐसे कोयला वाले क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी बने तो बात बने। यानी कि आप अगर कोयला खदानों को बंद कर देंगे, माइंस को बंद कर देंगे, कोल माइंस को बंद करेंगे, तो कोल माइंस में काम करने वाले 2 लाख लोग कहाँ जाएंगे? उनको क्या रोजगार मिलेगा? किसी डिस्ट्रिक्ट की मान लीजिए पॉपुलेशन ही 15 लाख या 12 लाख है, और उसमें तो 2 लाख लोग जो हैं केवल कोल माइंस में काम करते हैं। और आपने कोल माइंस अगर हमेशा के लिए बंद कर दी, आज अगर 2 लाख करते हैं तो 2040 में हो सकता है 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। और कुछ कोल माइंस ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 2050 तक है। तो क्या आप उनसे कोयला निकाले बिना उसको बंद कर देंगे? पहले बंद कर देंगे। तो एक तो ये है कि कोयला आपको कब तक निकालना है, दूसरे कोयला निकालना यदि बंद करेंगे तो कोयला निकालने में जो 2-4 लाख लोग काम कर रहे हैं वो फिर दूसरा काम कौन सा करेंगे? नहीं तो वो फिर रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। आया समझ में? और ये हर जिले की अलग कहानी होगी जीरो एमिशन वाली। भारत की पूरी एक नीति बना दोगे और अगर उसको लागू करोगे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। इंडिया लेवल पे कोई भी अगर पॉलिसी बनाई तो काम नहीं करेगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए लोकल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अभी हम कैसी बना रहे हैं? इंडिया लेवल की बना रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। इसलिए 2050-2030 में हम लोगों ने 2070 मांगा है टारगेट कि 2070 में हम जीरो कर लेंगे कार्बन एमिशन, हम जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो उस बीच में जो ट्रांजिशन फेज आएगा, इस ट्रांजिशन फेज में क्या पॉलिसी रहेगी? रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? इससे जो लोग बेरोजगार होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कहां जाएंगे? तो ऐसे ढेरों प्रॉब्लम्स है। ये तो मैंने एक बताया आपको, इसके साथ जुड़ी हुई और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लोगों की ट्रेनिंग है, ऐसे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, रीस्किलिंग करना पड़ेगा। ये तो एक होमवर्क और आ गया आपके लिए। ट्रांजिशन फेज में आज भी आया ना, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी। आज क्लीन एनर्जी वाला पूछा, सेम यही चीज है। क्लीन एनर्जी का मतलब भी यही है, यानी कि एमिशन नहीं होना चाहिए, उत्सर्जन ना हो। क्लीन एनर्जी का मतलब यही है, यानी आप हाइड्रोजन पे शिफ्ट करोगे, इससे करोगे। पवन ऊर्जा के ऊपर भी उन्होंने एक सवाल उठाया। तो ऊर्जा के 4-5 प्रश्न आज, अब हर साल रहेंगे 2050 तक जो भी यूपीएससी का पेपर रहेगा, 4-5 प्रश्न ऊर्जा पे रहेंगे, ये पक्की बात है। 3rd पेपर में भी होंगे, 4th में भी हो सकते हैं, 2nd में होंगे, 1st में होंगे, सब में रहेंगे। ऊर्जा के ऊपर प्रश्न होगा ही। ऊर्जा अब एक नए जमाने की चुनौती है। ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, हम एनर्जी ट्रांजिशन में जा रहे हैं। तो बैटरीज की फील्ड में क्या करेंगे? बिल्कुल नए तरह के चुनौतियां हैं। चीन पे शिफ्ट होगा, जो गल्फ में खाड़ी की तरफ जो देश हैं, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, हमारा जो पावर है अभी ऑयल की वजह से, अब वो पावर कहां शिफ्ट होगा? चाइना की तरफ, क्योंकि लिथियम उसके पास है। बैटरी बनाने के लिए जो संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की, वो किसके पास है? चाइना के पास है। तो फ्यूचर में आपको बैटरी बनाने के लिए चाइना पे निर्भर रहना पड़े। अभी तक आप निर्भर किस पे थे? खाड़ी देशों पे, ठीक है, सऊदी अरब पे। तेल के लिए आप निर्भर थे, तो अब ऑयल से किस पे आ जाएगा? मिनरल्स, ठीक है, खनिजों पे आ जाओगे। तो एक ये है। एक और बात कर रहे थे हम लोग, तो एक तो ये हो गया। एक फॉरेन पॉलिसी पे आज भी आया है, I2 और कौन सा है? U2। अब यहाँ तो हम चर्चा नहीं कर पाए, हमारे रेगुलर क्लास में तो मैंने पढ़ाया पूरा।
डिस्कस किया है, उसका PDF भी दिया है, पूरा समझाया भी था। अब यहाँ याद नहीं आता तो I2 U2 आप भी होमवर्क के तौर पे लिखो। आज तो प्रश्न आए ही है, अभी प्रीलिम्स के लिए लिखो, प्रीलिम्स के लिए लिखो। कई बार हम लोग ये सब चीजें नहीं बताते हैं, फिर एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ जो आपको नहीं बताते तो वो लोग पिछड़ जाते हैं ना, क्योंकि वहां तो बता चुके होते हैं तो उनको तो समझ में आ चुका होता है। अब मेरी इच्छा होती है कि मैंने जो सप्ताह भर में वहां समझाया उसको मैं यहाँ लिखवा दूं आपको। कम से कम मैं पूरा एक एक क्लियर ना कर सकूं तो कम से कम उसको ये तो बता दूं कि इन दिनों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 सोर्स रखिएगा, करंट अफेयर्स के 3 सोर्स बना के रखिए, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन और एक यूट्यूब चैनल या कोई एक अच्छा मतलब ऑडियो वीडियो वाला माध्यम। ठीक है, तो एक मंथली मैगजीन क्रॉनिकल ले सकते हैं आप, और न्यूज़पेपर में द हिंदू। अब एक न्यूज़पेपर से तो बात नहीं बनती, इंडियन एक्सप्रेस भी रखिए, द हिंदू भी रखिए, मिंट भी रखिए। कभी कभी आपको वो डिपेंड करता है, लेकिन इतने सारे अगर आप हार्ड कॉपी तो मंगा नहीं पाएंगे उसका न्यूज़पेपर, तो आप सॉफ्ट कॉपी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं। साल भर का ले लेंगे तो 1000 रुपए के आसपास मिल जाता है, कम में मिल जाते हैं कुछ। कई बार ऑफर रहते हैं, उस समय में लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड उसको भी फॉलो करना चाहिए, हिंदू बिजनेस लाइन उसको भी फॉलो करना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स को भी फॉलो करना चाहिए। हमेशा कोई अखबार, एक अखबार अच्छा नहीं होता, हर रोज कोई न कोई दूसरा अखबार अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक अखबार हमेशा अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, कॉलमनिस्ट भी चेंज हो जाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर जो होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर वो भी चेंज हो जाते हैं। तो किसी के पास ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छा है, तो किसी के पास कंटेंट राइटर बहुत अच्छा है, तो किसी के पास में कॉलम लिखने वाला, किसी का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी दिन कोई सा भी व्यक्ति किसी को भी अपना आर्टिकल भेज सकता है, और पहले अगर उसने छाप दिया तो दूसरा ईगो के कारण नहीं छापता, चाहे वो अच्छा हो। तो उसमें चूंकि छप गया है, बिजनेस स्टैंडर्ड में आ गया, तो अब द हिंदू वाला नहीं छापेगा, तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड में जाके पढ़ो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 या 4 अखबार जो है मिनिमम आपको छानने चाहिए। इंटरनेशनल मैगजीन में मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक अमेरिकन वाली, साइंटिफिक रिपोर्टर, साइंटिफिक अमेरिकन, एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, और भारत में आउटलुक ले सकते हैं या फ्रंटलाइन। फ्रंटलाइन ज्यादा बेटर, द हिंदू ग्रुप का है फ्रंटलाइन। तो न्यूज पेपर एंड न्यूज मैगजीन्स एंड मंथली मैगजीन मैंने आपको सजेस्ट की है क्रॉनिकल, और ईयर बुक भारत 2022 ईयर बुक भी लेनी है, क्रॉनिकल की भी ले सकते हो, इसकी भी एक ईयर बुक भी पढ़नी है। तो मंथली मैगजीन, ईयर बुक और न्यूज़पेपर, और एक कोई एक चैनल पकड़ सकते हैं आप। लगभग ठीक सभी एक जैसे ही देते हैं, 3-4 बार में समझ में आ जाए। 3-4 एपिसोड आप किसी के भी देख लोगे तो यहाँ क्रॉस चेक हो जाएगा, थोड़ा द हिंदू में हो जाएगा। अगर वो गलत पढ़ा रहा है या गलत कुछ है तो उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। तो कहीं पे भी अगर कोई गलत बता रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप मैप रीडिंग के लिए एटलस को साथ रखें, क्योंकि ये जो सारी चीजें, इनमें 3-4 चीजें आएंगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। ये जो आर्टिकल आते हैं इसमें जियोपॉलिटिक्स बहुत होता है, इकोनॉमिक्स भी होती है, तो उसमें भी ज्योग्राफी बहुत होती है, क्योंकि अलग अलग देशों की कहानियां होती है। अभी जैसे मोदी गए थे तो वो समरकंद, उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान पूरा पढ़िए उसके बारे में। विकिपीडिया से ही सब कुछ नहीं होता, लोकेशन जानना बहुत जरूरी होता है। और एटलस रोज आपके हाथ से खुलनी चाहिए, किसी भी मामले में खुले, लेकिन किसी दिन अगर आपने एटलस नहीं खोली, इसका मतलब है कि पढ़ाई सही दिशा में नहीं जा रही है। एटलस हमेशा खुलनी चाहिए। ज्योग्राफी से अगर आपको प्यार है तो यूपीएससी बहुत आसान है, और ज्योग्राफी से प्यार है मतलब एटलस,
एटलस बहुत अच्छा लगता है। एटलस से अगर किसी को चिढ़ है और एटलस पे गुस्सा आता है तो उसका थोड़ा सा मामला गंभीर है। इसलिए एटलस बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, है ना। एटलस में लिखा हुआ भी आपके हाथ से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। फिर नया खरीद लो, खराब हो जाए नया खरीद लो, ठीक है ना। बाकी उस पर नोट करना शुरू करो। कई लोग उसको बिल्कुल नया बना के रखते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे इसी से। तो ठीक है, वो वाला नहीं करना, ठीक है। आप ही पढ़ लो बहुत है, उनका फिर नया खरीद के लाने की स्थिति में आप खुद ही रहोगे, ठीक है। किताबें खराब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। रद्दी हो जाती थी हमारी किताब, इतना पढ़ते थे, इतना लिखते थे, उसको लाइन वाइन बनाते थे, रद्दी हो जाते। वही काम की चीज है। किताबों को सुंदर सभ्य तरीके से सजा के रखना। पुराने लोगों की मान्यता थी किताबें खराब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। किताबें खराब नहीं होगी तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? किताबें तो खराब हो ही जाएंगी ना, बार बार पढ़ेंगे, बार बार हाथ लगेंगे। किताब दुगनी मोटी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है कि पहले आई थी तब वो पतली सी थी, अब वो दुगनी दिखने लगती है। तो मान के चलो कि वो पड़ी गई है, ठीक है। नई की नई बनी रही तो फिर होना जाना कुछ नहीं है आपका, यहीं बैठे रहना, फिर किताबें ही देखते रहो। तो ये है। तो एटलस के साथ मैंने इसलिए देखा क्योंकि ये प्रयोग शुरू करो। अफ्रीका के साथ जब होगा, अभी नामीबिया से चीते लेके आए, ये कोनोपालपुर में छोड़े हैं, तो ये मोदी जी इसलिए छोड़ने आए क्योंकि उनको शेर वो छोड़ने थे, लॉयन, वो छोड़े नहीं। तो मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेर लेके आओ वहां से, एशियाई शेर। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे तुमको शेर वेर। दरअसल वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में भी शेर होते हैं, गुजरात में ही शेर होते हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में भी शेर हो। तो कोनोपालपुर की स्थापना हुई थी शेरों के, एक तरह से शेर को बहाल करने के लिए इधर। तो मोदी जी की जिद की वजह से शेर नहीं आ पाए, तो आज उन्होंने चीते खुद ही छोड़े। वो संतुलन बिठाने की कोशिश की है। अगर कई लोग जो है, आज जो दैनिक भास्कर ने भी लिखा ना कि इसमें जीत हार जैसा कुछ नहीं है, मतलब कम से कम चीते तो मिले, ऐसा। तो ये लैंग्वेज समझो, थोड़ा राजनीतिक कटाक्ष है उसमें, ठीक है। तुम चीतों से काम चलाओ, शेर वेर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चीते वैसे भी हमको लाने थे, और ये जो तुमने बनाया था शेर के लिए, इसके साथ दो हो गया ना, दो तीर निशाने पे हो गया। मध्य प्रदेश के लोग भी खुश कि उन्होंने जन्मदिन यहाँ मनाया और चीते भी छोड़े मध्य प्रदेश के लिए। और अब ये है कि अब चूंकि इसमें चीते छोड़ दिए, तब शेर दे नहीं सकते, बात खत्म। तो वो वाला झगड़ा अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ये होता है कुटिल राजनीति, ठीक है। तो हमारे शिवराज जी ठगे गए बेचारे। ठीक है, तो सीधे आदमी है, ठगे जाते हैं, किसान आदमी, व्यापारियों के सामने ठगे गए। तो कैसा लगा आपको करंट अफेयर्स? ठीक है, तो आज ये इसको नोट्स की शुरुआत करिए। चलिए शांति पाठ करते हैं।